हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम एलके एकेडमी। और आज की वीडियो होने जा रही है फरवरी की पार्ट 2 करंट अफेयर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम आपके हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर आपकी क्लासेस लेंगे। बेसिकली बताएंगे आपको किस तरीके से हम चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या अप्रोच होगी और क्या स्ट्रैटेजी होगी। हर चीज़ को टारगेट करते हुए मेरा टारगेट होगा कि आपको उस तरीके की चीज़ों को बताना जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, लोकपाल भी है, साथ साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें देखेंगे ऐसी जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना। हम देखेंगे यहाँ पर राइनोस के बारे में क्या केसेस चल रहे हैं। तो 100% आपके एग्जाम रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो सिर्फ आपके एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्लासेस को विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। चलिए सो नाउ यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं आपके सामने, मैं आपको बता दूँ उन टॉपिक्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हर साल की तरह हर बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है लोकपाल के ऑर्डर पर रिगार्डिंग द पावर ऑफ ओवर द हाई कोर्ट जजेस। अब मैं आपको बताऊँ कि लोकपाल एक ऐसी बॉडी है जो काम करती है एंटी करप्शन। लोकायुक्त बोलते हैं स्टेट्स में और लोकपाल होते हैं सेंट्रल के अंदर। तो एंटी करप्शन के जितने भी मामले हैं, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन मामलों पर अगर कोई जांच करेगा तो वो लोकपाल करेगा। तो लोकपाल ने कुछ अपने ऐसे बातें बताई जहां पर हाई कोर्ट को लपेट लिया और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नाराज होकर बोलता है कि भैया सुनिए, हाई कोर्ट आपके जुरिडिक्शन से बाहर है और सुप्रीम कोर्ट तो आपके जुरिडिक्शन के अंदर आने की सोचिए कभी मत कि वो गलती से भी आ जाएगा। तो लोकपाल को लगाई थोड़ी सी फटकार। और इसके बारे में जो सेकंड जजमेंट आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कब आएगा, कब इसका जजमेंट हुआ था पहली बार और सेकंड जजमेंट कब आएगा। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे हम रेमिशन की बात करें, आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसे हम बेसिकली हम उस पावर के बारे में अगर हम बात करें तो वो पावर है जिससे प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी पावर जिससे प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकता है, उस पावर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वाई द प्रेसिडेंट इज़ यूजिंग दैट, मतलब पहले क्या होता था कि मैं आपको बताऊं कि जस्ट एक पावर होती थी कि स्टेट गवर्नमेंट, क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारे पास है तो मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, मैं यूपी में रह रहा हूँ तो मैं यूपी की बात करता हूँ। तो क्या होगा कि मान लीजिए यूपी के अंदर जेल है ना, कोई भी जेल है, उस जेल के अंदर जो कैदी है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती थी एंड थ्रू दैट एप्लीकेशन ओनली, उस एप्लीकेशन के थ्रू ही सारा काम पॉसिबल था। यानी कि आप समझ रहे हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उस एप्लीकेशन के थ्रू ही सारा काम होगा। तो थ्रू द एप्लीकेशन एवरीथिंग विल गोना हैपन। तो मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन सबमिट मान लीजिए किसी कैदी को नहीं करना आता, कोई चीज़ करनी नहीं आती, कोई चीज़ समझता नहीं है, तो वहाँ पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब स्टेट की जिम्मेदारी है, अपने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ चेंज किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेक कीवू के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले पड़ेगी। यहां पर मैं आपको बताऊंगा डीआरसी के बारे में और क्या चल रहा है डीआरसी के अंदर, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्या एक रेबेल ग्रुप ने किस तरीके से, बहुत ही बेहतरीन और शानदार आर्टिकल है। ठीक है, एंड आई थिंक ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस होता हिंदू में था, ये भी आपका इंडियन एक्सप्रेस होता हिंदू में था। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 101 क्लोज 4। ठीक है, हम बात करेंगे किसी भी एमपी के बारे में यहाँ पर कि अगर आपको पता ही होगा 60 दिन तक अगर कोई भी एमपी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गायब रहता है हाउस की प्रोसीडिंग से, तो उस केस में उसको एमपी के पद से हटाया जा सकता है। इन दैट कंडीशन हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोविजन है क्या नहीं है। और बात करेंगे एट द एंड नॉर्दर्न वाइट राइनो, जो एक्चुअल में वाइट होते नहीं है बट उनको वाइट बोल रहे हैं, और भारत में अब पूरे वर्ल्ड में इनकी दो ही मतलब खाली मेंबर बचे हैं, दोनों के दोनों फीमेल्स हैं। सो इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन और बहुत चिंतित वाली बात है ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बट स्टार्ट करते हैं वीडियो के पहले टॉपिक से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रेमिशन, तो बात करते हैं पहले रेमिशन वाले टॉपिक से। अब ये रेमिशन है क्या, तो रेमिशन को जानते हैं। तो व्हाट इज रेमिशन? रेमिशन इज अ रिडक्शन ऑफ अ कन्वीनियंट इन सेंटेंस्ड। मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। यानी कि इट अलाउ प्रिजन्स टू बी रिलीज्ड बिफोर कंप्लीटिंग देयर फुल टर्म इफ दे मीट सर्टेन कंडीशन। मान लीजिए आपको सज़ा होती है 10 साल की, आपने जेल के अंदर रह के काम किया, अच्छा आपने जो काम किया वो काम किया अच्छा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी जो सज़ा है उसको 5 साल कर दिया गया और आपको पहले छोड़ दिया गया, इसे बोलते हैं रेमिशन। यानी कि सज़ा का एक तरीके से माफ़ करना, सज़ा को काम करना, ठीक है।
है ना, एक जैसे प्रेसिडेंट के पास जैसे पार्डनिंग पावर होती है, काइंड ऑफ उसी तरीके की ये पावर है। नाउ रेमिशन जो है ये गवर्नर के पास भी होती है और ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है। अब ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं ज़रा। The Supreme Court has ruled that the state must consider remission for the eligible prisoners even if they do not apply for it। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर जो प्रिजनर है ना उसको अप्लाई करना पड़ता था, एक तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद वो रेमिशन को ले सकता है। सरकार के ऊपर है, अब वो सरकार उस पर निर्णय लेगी, उसके कैरेक्टर वगैरह सब कुछ को देखेगी, जब उसको यहाँ पर रेमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोवाइड करना है तो रेमिशन करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके का होता था। बट अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजंस को चेंज किया है और बोला है कि स्टेट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट द रेमिशन अंडर द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, यानी कि BNSS 2023 जो आया है, यानी कि जो आपका CRPC की जगह आया है, कोडेड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC की जगह 1973 में इसके बारे में था और अब BNSS में इसके बारे में डाला गया। यानी कि BNSS के अंदर एक प्रावधान डाला गया, प्रोविजन डाला गया, उसके तहत रेमिशन की जो रेमिशन है वो किसी भी कैदी को दिया जा सकता है। बट शर्तें क्या थी, पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, अब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना कंपलसरी नहीं है। यानी कि अगर आपकी मर्जी है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आपकी मर्जी नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिए। दिस इज ऑल अबाउट दैट। दूसरा, दिस डिसीजन वाज मेड इन अ केस एड्रेसिंग ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स विच बीइंग इन 2021। जेल में जगह है 100 लोगों की, भर दिए हैं 131 लोग, 131%। यानी कि आप समझ रहे हैं रेशियो कितना है। तो इतनी जगह है, अगर मान लीजिए 1000 लोगों की जगह है तो 1500 लोगों को जेल में भर दिया गया है। काइंड ऑफ ऐसी हालत आज की डेट में हो गई है। सो दिस इज द रेशियो विच इज बीइंग चेंज फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। एंड आप देख ही रहे हो कि जेलों के अंदर हालत क्या हो रही है। मैं आपको अभी रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा ना जेल के, तो यू विल बी शॉक्ड कि भाई साहब अगर किसी ने जुर्म नहीं किया बट उसका नाम आ गया, किसी को फंसाना कितना आसान है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर अगर सबसे गंदा कोई सिस्टम है ना तो वो यही सिस्टम है कि भैया अगर आपने कोई क्राइम किया तो आप ट्रायल के चक्कर में अटक के रह जाओगे, चाहे आपने कोई क्राइम किया हो या आपने क्राइम ना किया हो। बट अगर आपको किसी ने फंसा दिया तो आप अंडर द ट्रायल, आप ट्रायल कोर्ट में ही अटक के रह जाओगे। आपके ट्रायल्स पे ट्रायल्स चलेंगे, बट देयर विल नॉट बी एनी सिंगुलर डिसीजन कि भैया जिसके आधार पर चीज़ें की जा सकें, है ना। एक होता है ना कि डिसीजंस ले लिए, बता दिया, ये हो गया वो हो गया, उस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, आप फंसे रह जाओगे अंदर और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो दिस विल गोना हैपन देयर, और यही चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, तो बहरहाल हम बात करते हैं अब इसके बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं क्या है ये। तो लॉ ऑन रेमिशन, एक सेकेंड, लॉ ऑन रेमिशन इन इंडिया, क्या क्या लॉज है रेमिशन पे, उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, कौन रेमिशन ग्रांट करता है। तो यहाँ जो रेमिशन ग्रांट किया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ग्रांट किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज बीइंग ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 473 ऑफ BNSS। BNSS कब आया, 2023 में। ठीक है, याद रखेंगे। और पहले 432 सेक्शन में था, अंडर द सेक्शन ऑफ CRPC। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसको याद रखने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, है ना। स्टेट कैन ग्रांट रेमिशन विद और विदाउट कंडीशन। ठीक है, तो वो सब को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इफ कंडीशन आर वायलेटेड द रेमिशन कैन बी रिवोक्ड। रेमिशन जो है रिवोक भी किया जा सकता है। एंड द कन्विक्टेड कैन बी री अरेस्टेड। मान लीजिए आपने बहुत टाइम पहले कहीं पर एक कोई काम किया, आप फंसे हुए थे यार। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। ये मान के चलिए कि 75% लोग आज भी, आपको पता है जो जेल में हैं 75% लोग हैं, आज भी ट्रायल चल रहा है। और जिस 75% में से 50% लोगों ने जुर्म नहीं किया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये अजम्पशंस नहीं है, ये फैक्ट है। 75% जेल में वो हैं जिन पे आज भी ट्रायल चल रहा है, जिनका अब तक डिसीजन नहीं आया। ठीक है, और 50% लोग मान लीजिए बेगुनाह हैं उनमें से। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये बेगुनाह है 50% लोग। तो ये 50% लोग तो जेल में बेचारे अपनी ज़िंदगी फालतू में काट रहे हैं। भाई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वो जेल में रह आए, और जेल में रह के आने के बाद जब वो बाहर निकले जेल से बाहर निकले तो क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा 2.5 से 3 साल खराब हुआ। आपको जेल के अंदर की हालत बताता हूँ। आप जेल में जाओगे, ठीक है, आप जेल में जाओगे, आपसे जाते ही आपको पहले तो मारा और पीटा जाएगा। पहले आपको देखा जाएगा आप किया क्या, आप चोरी कर आए हो,
छोटा मोटा काम कर आए तो आपको मारा पीटा जाएगा। आपको बड़े बड़े जो कैदीज हैं, जो मर्डर और गैंगस्टर्स जो बैठे हुए हैं अंदर जेल के अंदर, वो आपको प्रताड़ित करेंगे, ठीक है, बड़े लेवल पर प्रताड़ित करेंगे। और उसके बाद जो जेल की कंडीशंस हैं वो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से घुमावदार कंडीशंस आपके लिए बनाई जाएंगी कि आपको मजबूर किया जाएगा कि आप बाहर से एक मोटा अमाउंट सेटल करो उनकी फैमिलीज को, उन लोगों को जो लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे जेल के अंदर। तो जेल के अंदर मान लीजिए 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है। तो जो ग्रुप बी है वो गैंगस्टर का ग्रुप है। नाउ ये जो ग्रुप बी है वो किसी भी ग्रुप ए के बंदे को टच नहीं करेगा, ग्रुप ए का बंदा ग्रुप बी के बंदे को टच नहीं करेगा। मैं आपको बहुत इंटरनल चीज़ें बता रहा हूँ। नाउ ग्रुप, कोई एक नया बंदा आया, अब मान लीजिए उसको पहले ग्रुप ए भी परेशान करेगा, ग्रुप बी भी परेशान करेगा। अब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन देने के लिए कोई भी ग्रुप इनको प्रोटेक्शन दे सकता है। मान लीजिए इस ग्रुप ने प्रोटेक्शन दी, ग्रुप बी ने प्रोटेक्शन दी, तो ग्रुप बी को प्रोटेक्शन दी, उसको 10 लाख 20 लाख उससे एक अमाउंट मांगी जाएगी, अगर तेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी जान बचानी है तो इतना अमाउंट तेरे को यहाँ पर उस दिन पुराने दिन तक XYZ डे तक यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अपने घर फ़ोन करके बोलते हैं, है ना, इस तरीके से। तब जेल के अंदर उसको शांति से, सुरक्षा से रखा जाएगा। मैंने जेल के अंदर जो गए हुए लोग हैं ना, मैंने उनसे बात करी है, एंड दे टोल्ड मी कि लाइक दे आस्क्ड कि भाई तू कहाँ है, तो दे लिटरली दे टॉक टू द पुलिस पर्सन एंड कॉल देम कि ओए उसको उस जेल में नहीं रखना, इसको इस जेल में डालना है, मेरे बैरक में डालना है। क्यों? उस बैरक में जाएगा तो उसको लोग वहाँ पर मार देंगे। जनरली जाते ही बोलते हैं चल एक काम करिए वॉशरूम साफ़ कर, चल एक काम करिए ये गंदगी साफ़ कर। इतनी गंदे इन्वायरमेंट में आप विश्वास नहीं मानोगे, वहाँ पर पानी भी नहीं डाल रहा कोई, वॉशरूम्स गंदे हैं, उसके ऊपर मतलब आप मान के चलिए, आप आप जब जाते हैं आप बेसिकली वॉशरूम्स के अंदर, तो आप कितने क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और वहाँ जाके आप सोच भी नहीं सकते, आपके हाथों से आपको साफ़ करवा दिया जाएगा, आपको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, आपके मुंह को पकड़ कर डाल दिया जाएगा। इवन एक मूवी भी है ब्लैक वॉरेंट मूवी भी है, और ब्लैक वॉरेंट के ऊपर जो जेलर साहब है उन्होंने खुद आके बताया, ये खुद आके बताया है ना। आप देखना उन्होंने कैसे कैसे फैक्ट्स बताए। मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं जेल के अंदर बिटवीन द मैंस बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाती हैं, है ना। ड्यू टू दैट एड्स जैसी प्रॉब्लम्स भी जेल के अंदर लोगों को होने लगी थी, कैदियों को, और उसी की वजह से वहाँ पर प्रोटेक्शंस भी रखे गए थे, और वो खुद जेलर्स के द्वारा रखे गए थे। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, इट इज़ नॉट अ वर्डिंग ऑफ मी, इट इज़ द वर्डिंग ऑफ जेलर, जिनका इंटरव्यू बाकायदा वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। शुभांशु जी के साथ, आई थिंक शुभांशु नाम है उनका, उनके साथ उनका इंटरव्यू है। गो एंड सी दैट इंटरव्यू, मौका मिले तो जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा जेल की लाइफ क्या है एक्चुअल में। इट्स वेरी डेंजरस, नोबडी वांट्स टू लिव इन द जेल। अब सोचिए 50% लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारे पिस रहे हैं, ये तो पिस रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है, किसी भी तरीके से ऐसे प्रोविजंस बनाओ, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन बनाएगी कि इनको निकाला जाए, जो एक्स्ट्रा जनता है उसको निकाला जाए। जो भाई कन्विक्टेड है, आप उसको तो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, फ़ोन दे रहे हो, सब कुछ मिल रहा है। ये सबसे गंदे, भारत के अंदर सबसे गंदा इन्वायरमेंट कहीं है तो जेल में है। बट आप कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहते हो, क्योंकि अगर आप पुलिस कस्टडी में गए तो पुलिस कस्टडी में और गंदा हाल है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द सम डेज अवर न्यूज की एक देयर वाज अ पर्सन, यस डेफिनेटली दैट वाज अ मिस्टेक, देयर वाज अ पर्सन जिसके पास बच्चा नहीं था, तो उसने एक आदमी से बच्चा लिया, उसके लिए ही जस्ट पेड सम अमाउंट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट था उसने पे किया। अब वो बच्चा किसी का उठाया हुआ था, अब पुलिस को खबर मिली, तो पुलिस, ये जो बीच वाला आदमी था, अब पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो बच गया, बट ये जिस आदमी ने बच्चा खरीदा था ये पकड़ा गया, उसके घर में बच्चा था। अब इसने अपने पालन पोषण के लिए बच्चा रखा था, बिकॉज ही डोंट हैव अ बच्चा। सो व्हाट हैपेंड विद हिम, दिस पर्सन जो ए पर्सन था, ये जस्ट एक ठीक ठाक पैसा था इसका, मतलब क्योंकि एक नॉर्मल सा शॉपकीपर था, बट अच्छा खासा कमा लेता था। इसको इतना मारा गया है, ऐसा बोला गया है, इतना मारा गया है कि इसकी पूरी जो पेट के नीचे वाला हिस्सा, ही वॉज अ फैटी पर्सन, तो पूरा फट गया, और जस्ट ड्यू टू ब्लड लॉस एंड फलाना मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ पर, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई, एंड ही वॉज डेड इन पुलिस कस्टडी। बट ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि हार्ट अटैक आया है इसको। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, इसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, या इसकी लिटरली अगर आपको मैं बताऊं तो किस तरीके से डेथ हुई है। हालांकि आपको मैं अगर बताऊं तो आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो जितने भी छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ना, लाइक दोज, मैं सबकी नहीं बोलूँगा, बट यस देयर आर फ्यू पीपल्स, दे डोंट हैव इवन दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद द पीपल्स। वो जानते ही नहीं उनको बात कैसे करनी है, बिकॉज उनको एक्चुअल में एंड दिस इज मैटर्स। कभी आप किसी एसपी से बात करिए, हाउ वेल ही विल टॉक विद यू,
कभी आप किसी एसएसपी से बात करिए, हाउ वेल ही विल टॉक यू। इवन इंस्पेक्टर, एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये लोग तमीज से बात करना जानते हैं बिकॉज इनको पता है एक्चुअल में वैल्यू क्या है। बट आप कभी एक छोटे लेवल का ऑफिसर से बात करके देखिए, और कई बार तो ये भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती। तो दिस इज ऑल बीइंग हैपन देयर। सिस्टम बहुत करप्ट है भाई, अगर आप अंदर उतर के देखोगे ना पहचानोगे इसको, बहुत ही करप्शन है, इतना करप्शन है। करप्शन इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट मैनी थिंग्स। It is about not doing their work. They are not doing their work. They are not writing the FIRs. They are not writing the complaints. They are not writing anything. This is all what being happen there. ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। अब आप सोच लो कितना खतरनाक माहौल है, कितनी खतरनाक चीज़ है। एंड इस कंडीशन में क्या लोगों को अंदर बचना रहना सेफ है ना। एंड ये जो आदमी बता रहा था ना, इसकी वाइफ इज स्टिल इन द जेल फ्रॉम द लास्ट 2 months। एंड बच्चा है छोटा सा, आई मीन फैमिली में कोई और भी होगा, वो बच्चे को दोबारा वापस कर दिया गया जिसकी फैमिली का था। द फैमिली डजंट वांट टू बेसिकली डू द स्यू और द केस, बिकॉज उनको पता था कि आपने कुछ किया नहीं है। बट यू नो द मनी, बीच में पैसा खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। इतना बड़ा हो गया सीन, इतनी सारी चीज़ें हो गई। मेरा फ़ोन खोया, मैंने FIR करी एंड देयर इज़ नो एक्शन टिल टुडे, है ना। सर्विलेंस पर डाला या नहीं डाला, आई डोंट नो अबाउट दैट। इवन दे वर नॉट टॉकिंग इन अ वेल मैनर, उनको पता नहीं था बात कैसे करनी है। देन आई जस्ट स्पीक देम रूडली कि इट्स योर वर्क टू डू दैट, ओके। देन ही जस्ट कूल एंड काम डाउन एंड स्पीक टू मी, सर आई ट्राई टू डू दैट, है ना। तो ये लोग हैं, जब तक इनसे थोड़ा इनके हिसाब से बात ना करो तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। बट ठीक है, अंडर द सेक्शन 475 ऑफ द BNSS और अर्लियर 433 AMSCRPC में साफ साफ रखा गया था कि जिन प्रिजनर्स को बेसिकली लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, उनको कम से कम 14 साल तक की जेल काटनी पड़ेगी, तब जाकर वो रेमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये वाली बात कहाँ बोली गई थी? 2013 के जजमेंट संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड मोनिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये वाली बात बोली गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कुछ बातें ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेंज क्यों की हैं। आपको पता ही है कि जेल में जगह है नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इग्नोरिंग रेमिशन फॉर द एलिजिबल प्रिजनर्स इज़ अनफेयर। मतलब कुछ सारे ऐसे प्रिजनर हैं जो मतलब एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं, उनको रेमिशन मिलना चाहिए। बट तो आर्टिकल 14 का ये वायलेशन माना जाएगा अगर ये काम पर डिसीजन नहीं लिए गए। प्रीवियस जजमेंट दिए गए डिड नॉट कंसिडर केसेस वर स्टेट हैड नॉट क्लियर रेमिशन पॉलिसीज एंड मैनी स्टेट प्रिजन मैनुअली ऑलरेडी रिक्वायर्ड प्रिजन अथॉरिटीज़ टू इनिशिएट द रेमिशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। चलिए, अब मैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि स्टेट दैट डू नॉट हैव अ पॉलिसी मस्ट क्रिएट विद इन 2 months। साफ साफ बोल दिया गया, जिस स्टेट के पास रेमिशन की पॉलिसी नहीं है उसको बनाना पड़ेगा, 2 महीने का टाइम उसको दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर कैंसिलेशन। भाई साहब, कई बार क्या होता है, पैसा दे के रेमिशन करवाया जाता है, बिल्कुल होता है। और इस देश में ही नहीं, हर देश में सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एवरी कंट्री। मनी इज एवरीथिंग, मैं ये मानता हूँ एंड आई एम रियली श्योर अबाउट दैट। इट इज़ एवरीथिंग। टोटल इनमेट्स जो है ना, टोटल जगह कितने लोगों की है, मतलब एक्चुअल में कैपेसिटी है 4,36,266 लोगों की जेलों में। और 2022 का डाटा बता रहा हूँ, 26 का नहीं है, पुराना डाटा बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। और ये डाटा भी गलत होगा, लिख कर ले लो मुझसे तुम। ये डाटा सही हो कि ये गलत होगा। यहाँ कम से कम भरे होंगे 6-7 लाख लोग और 5.5-6 लाख लोग भर रखे हैं भाई साहब। यानी कि आप समझ रहे हो, आपके कमरे में एक बेड है, जिस बेड पर सोने के 2 लोगों की जगह है, अब उस बेड पर 2 की जगह 20 लोग सो रहे हैं। कैसा फील होगा आपको? हाउ विल यू फील? यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ऑक्यूपेसी रेट कितना है? 131.4%। प्रिजन्स ओवर क्राउडेड है, ठीक है। अंडर ट्रायल प्रिजन है मेरे भाई, 75% अंडर ट्रायल केसेस हैं। और मान के चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50% केसेस ऐसे होंगे जो इसमें से बिल्कुल ईमानदार केसेस होंगे। 2020 में कितने लोगों को छोड़ा गया? 2321 लोगों को, 2350 लोगों को 21 में, और 22 में 5035 लोगों को छोड़ा गया। नाउ ये पॉलिसीज़ की बात की जा रही है और बनाने की बात की जा रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है अगेन। और यहाँ बात कर रहे हैं लोकपाल और लोकयुक्त की। अब मैं बात करूँ लोकयुक्ता और लोकपाल। लोकपाल हम बोलते हैं सेंट्रल में, लोकयुक्त हम बोलते हैं स्टेट में। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखिए, प्रधानमंत्री करप्शन कर रहा है, CM करप्शन कर रहा है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोई भी बॉडी, कोई भी इंसान, होम मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, कोई भी सरकारी बॉडी, सरकारी पर्सन कोई भी करप्शन कर रहा है, तो भैया उस करप्शन के केस में आप जो एक बॉडी है बनाई गई जिसका नाम है लोकपाल, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी उसके सब मेंबर्स होते हैं। तो बाकी ये बॉडी जो बनाई गई, इसका काम था क्लियर एंड इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं
उसको ख़त्म करने के खिलाफ वो लिए जाएँ। यानी कि 20 फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन को होल्ड पर कर दिया, क्योंकि इसने बोला था कि हाई कोर्ट भी मेरे जुडिक्शन के अंदर आता है। अब हम हाई कोर्ट के अंदर भी अगर मान लो हमें करप्ट ऑफिसर मिले तो उसके खिलाफ भी हम डिसीजन लेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जाओ, ये डिसीजन तुम नहीं करोगे कि तुम्हारे जुरिडिक्शन में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये डिसीजन काम करेगी सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इस बारे में 18 मार्च 2025 को नेक्स्ट हियरिंग होगी, जब हम क्लियर कर देंगे कौन देगा कौन नहीं देगा। जो बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनका नाम था BR गवई, सूर्यकांत और AS ओका। ठीक है, इन लोगों की जजेस की जो बेंच थी वहां पर बैठी हुई थी। लोकपाल हेल्ड रूल दैट 27 जनवरी 2025 को उन्होंने बोला हाई कोर्ट जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, हाई कोर्ट के जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। अंडर द लोकपाल एंड द लोकयुक्ता एक्ट 2013 कुड बी इन्वेस्टिगेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, दे आर नॉट द पब्लिक सर्वेंट अंडर द लोकपाल एंड द लोकयुक्ता एक्ट 2013। एक मैं आपको बता दूं, लोकपाल इज यूज फॉर बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और ये यूज होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनका काम सेम है और जिनकी का चीज़ें सेम है। पॉइंट कर लो, नोट कर लो, टैग डाल दो। क्या टैग है कि भैया राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, सुप्रीम बॉडी है। सिमिलरली स्टेट में एक बॉडी है सुप्रीम जिस पर नाम है गवर्नर, गवर्नर पर भी कोई डिसीजन नहीं लिए जा सकते। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को इम्यूनिटी प्राप्त है इससे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक बार इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट इंश्योर दैट द जजेस आर नॉट ट्रीटेड एज अ रेगुलर पब्लिक ऑफिशियल अंडर द लोकपाल एक्ट। इट प्रोटेक्टेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर हाउ द एंटी करप्शन लॉज आर अप्लाइड टू जजेस। भाई देखो, जजेस के खिलाफ अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जजेस के खिलाफ एक प्रॉपर बिल पास किया जाता है जिसके खिलाफ जजेस को हटाया जाता है और उनके खिलाफ डिसीजन लिए जा सकें। अगर हाई कोर्ट कुछ गलत कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मान लीजिए हाई कोर्ट के किसी जज ने करप्शन का मामला आया तो पहले तो उस जज को हटाया जाएगा, उसके पोस्ट से हटाया जाएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट कोई गलत डिसीजन दे देती है तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की को भी तो ब्रेक कर देते हो ना, तो ये थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कल को फिर लोग, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, किसी ने करप्शन का मामला लगा दिया, तो लोग तो लोकयुक्ता के पास जाने लगेंगे ना इंस्टेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दिस विल गोना बी अ ब्रेक ऑफ अ हायरार्की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया। What is the Lokpal and the Lokyuktas Act 2013? The Lokpal and Lokyuktas Act 2013 was created to fight corruptions in the गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लोकपाल एट द सेंट्रल, भाई साहब मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, अगर ये जो बॉडी है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये करप्शन फ्री हो जाए ना, देश में कोई भी करप्शन नहीं कर पाएगा। लिख कर दे सकता हूँ मैं, साइन कर ये वाली बात। अब मल्टी मेंबर बॉडी विद अ चेयरपर्सन अप टू 8 मेंबर के इसमें चेयरपर्सन हो सकते हैं। आपका होमवर्क, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए इस और साथ साथ में इनको भी कैन इन्वेस्टिगेटेड करप्शन कंप्लेन अगेंस्ट द टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब आ सकते हैं इसके अंदर। और सेम चीज़ स्टेट लेवल पे भी की जा सकती है, स्टेट लेवल पे भी सेम चीज़ की जा सकती है। नाउ पावर ऑफ द लोकपाल अगर मैं बात करूं, खतरनाक पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर दैट। ग्रुप ए ग्रुप बी यानी कि आप लोग जो IAS IPS कल को बनोगे, वो जो ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड सेफ्टी टू द इंडिविजुअल हु रिपोर्टेड करप्शन, ठीक है। एंड उसके बाद लोकपाल एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इंश्योर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन मीजर्स हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टेट लेवल ओवरसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर इसका रोल इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Build trust by making official answerable for the corruption. Lokpal does not need a prior approval to investigate cases. Lokyuktas help maintain corruption to control the state. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए नाउ बात करते हैं अगले उसके। चलिए चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस क्या है, डिले इन द इम्प्लीमेंटिंग लोकयुक्तास, बहुत डिले होता है भाई। मैनी स्टेट जिन्होंने अभी तक अपने लोकयुक्तास को अपॉइंट ही नहीं किया है। सबसे बड़ी बात, CBI ने लिमिटेड इंडिपेंडेंस दे रखी है, CBI इज लिमिटेड इंडिपेंडेंस। CBI विच असिस्ट लोकपाल, जो लोकपाल को असिस्ट करती है, इज स्टिल अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई सरकार जो चाहेगी भाई CBI करेगी, सिंपल सी बात है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, कभी आपने ये सुना है कि CBI ने इन्वेस्टिगेशन की हो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक्शन लिए गए हो? कभी नहीं हुआ होगा लाइफ में। मैनी पीपल डोंट नो हाउ टू फाइल द कंप्लेंट, यही नहीं पता। अब आप छोड़ो,
कुछ टाइम पहले तक मेरे को भी नहीं पता था कैसे कंप्लेंट फाइल करेंगे। आप ये सोच के देख लो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल लोकपाल अपॉइंटमेंट्स अफेक्टिंग न्यूट्रलिटी एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैंड फॉर द लोकपाल ऑर्डर्स। नाउ हाई कोर्ट जजेस आर नॉट द पब्लिक सर्वेंट अंडर द लोकपाल एक्ट। लोकपाल हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजेस and now the court is reviewing whether it applies to the high court judges. The supreme court decision could set a legal precedent for the future cases of the judicial accountability. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना है इस आर्टिकल को, क्योंकि एक बार ये आर्टिकल दिमाग से निकला तो समझो सब कुछ खो गया। देखिए, एक रेवल ग्रुप है जिसका नाम है M23 रेवल ग्रुप है। अब ये देखो, ये जो सिटी है, देखो ध्यान से, पहले पूरा आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको मैप्स की तरफ लेके जाऊँगा। तो लेक कीवू है, जो लेक कीवू आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है ये रही, दिस इज कॉल्ड लेक कीवू। ये है जो लेक कीवू है यहाँ पर। अब आपको पता है ये जो पूरी बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, ये वाली पूरी बॉडी है, ये अलग होती जा रही है। ये सोमालियन प्लेट जो है बेसिकली अफ्रीका से पूरी की पूरी ये जो प्लेट है वो अलग हो रही है, और ये प्लेट टूट के कहाँ जाएगी, कल को इंडिया की साइड में जुड़ने वाली है, हम सब जानते हैं इतना। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, DRC, और उसकी बाउंड्रीज डिफरेंट स्टेट से होकर टच होती है, जो मैं कंट्री से टच होती है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको उस बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं। दैट वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ द ईस्ट अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द रवांडा। ठीक है, नाउ रवांडा की तरफ, वाइल इट सर्व अ हब ऑफ टूरिज्म है भाई, लीजर इन रवांडा, दैट द सिटी ऑफ गोमा इन द DRC हैज़ रिसेंटली बीन अफेक्टेड बाय द कन्फ्लिक्टेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रेबल ग्रुप है, उसने उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, गोमा सिटी है DRC के अंदर, जो कि अभी अफेक्ट हुई है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। रवांडा, ध्यान से सुनो, लीजर इन द रवांडा and the city of Goma in the DRC has recently been affected as M23 rebel seized the control of the city last month उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया। तो situated between Rwanda and the DRC, रवांडा के ईस्ट में और DRC के वेस्ट में, it is Rwanda largest lake, जो है रैंक 6th इन अफ्रीका लेक्स में इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ एल्बर्टाइन रिफ्ट। इस जो रिफ्ट है, जो रिफ्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एल्बर्टाइन रिफ्ट, the western branch of the Eastern Africa Rift system and known for the volcanic activism and the seismic momentum। मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं है। चलो अब समझते हैं एक बार इसको मैप के थ्रू। तो देखो, ये है DRC एक तरफ है आपका DRC और दूसरी तरफ है रवांडा। ठीक है, और यहीं बुरुंडी है जो कंट्रीज़ को टच करती है। तो जो कंट्रीज़ हैं अभी तो मैं उनको देखूंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर बन रही है अल्बर्टाइन रिफ्ट। ठीक है, इसी में आपकी हम बात करेंगे इस रिवर के बारे में। तो देखो, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके सामने ये है आपका लेक कीवू। तो कीवू लेक आपके सामने ये है, और यहाँ पर कीवू लेक में, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं अभी, है ना। ये है गोमा, जहाँ पर कंट्रोल हो चुका है आपका प्रॉपर तरीके से M23 ग्रुप का। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको। ठीक, इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ मिल रहा है आपको इडबी आइलैंड। ये आइलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये इनलैंड आइलैंड है। इनलैंड आइलैंड आप समझ रहे हैं ना, लैंड वाटर्स के अंदर एक आइलैंड पाया जा रहा है, चारों तरफ वाटर बॉडी है, बीच में आपका ये आइलैंड्स है। ठीक है, और उसके चारों तरफ भी आपको दिखेगा तो लैंड बॉडीज है, तो इनलैंड आइलैंड बोलते हैं ऐसे आइलैंड्स को। यहाँ पर ये पाया जा रहा है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो पूछ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, ये यहाँ से पास हो रही है इक्वेटर, ये पास हो रही है इक्वेटर। तो कौन कौन से यहाँ पर इक्वेटर के पास से जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख लो। यहाँ पर आपका होमवर्क है आपको ये पता करना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर इक्वेटर से पास हो रही है, जैसे DRC हो गई, युगांडा हो गई, केनिया हो गई, गैबोन हो गई। तो ये आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है, आपका काम है, ये आपको पता करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर पार हो रही हैं। ठीक है, यहाँ आपका सोमालिया सॉरी गाइस, सुबह से गला खराब है, खांसी हो रही है। चलिए, बहरहाल उसके बाद ये देखिए, ये जो कंट्रीज़ जिसके बॉर्डर टच हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, बुरांडी हो गया, ठीक है, तंजानिया हो गया, ठीक है, ज़ाम्बिया हो गया, अंगोला हो गया। तो इस तरीके से जो भी आपके बॉर्डर है, यहाँ पर कॉन्गो हो गया आपका, ठीक है, दूसरा गैबोन, और ये बाद में आपका, ठीक है, ये जो बॉर्डर टच कर रहे हैं, हालांकि इसका बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, यहाँ से बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसके बॉर्डर टच हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टोटल 9 कंट्रीज़ के यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन 9 के 9 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं लेक कीबू के बारे में। तो लेक कीबू इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 नोन एक्सप्लोडिंग लेक। अब ये एक्सप्लोडिंग लेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, बिकॉज बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर मीथेन पाया जा रहा है, और जिस दिन ये एक्सप्लोड हुआ उस दिन आसपास का पूरा एरिया लेके चला जाएगा, है ना। तो ये माना जाता है कि ये थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है। इसीलिए यहाँ पर मीथेन एक्सट्रैक्शन फॉर द एनर्जी जनरेशन, है ना, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ये, एंड हेल्पिंग रवांडा फॉर द एंड DRC विद द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपको अभी इनलैंड आइलैंड के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड इजवी। तो ये इनलैंड आइलैंड यहाँ प्रेजेंट है, एंड लेक कीबू इज द होम ऑफ इजवी आइलैंड विच इज द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड है, वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट इनलैंड। याद रखना, जब भी लड़ाई चलती है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लगातार 2 साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे यूक्रेन और रशिया वाले टॉपिक पे। नाउ M23 वाला ये लड़ाई वगैरह का मुद्दा चल रहा है, और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो आपका काम है इनको पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये आते ही आते हैं। और ये रिलेट किसको करेगा? ज्योग्राफी को रिलेट करेगा, पूछ लेगा वो पूछ लेगा इनलैंड आइलैंड कौन सा है। फिर आप बोलोगे सर हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, आपने करंट अफेयर पढ़ी थी क्या? आपने करंट अफेयर पढ़ी थी क्या? आपको करंट अफेयर पढ़ी होती तो आपको पता होता इजवी आइलैंड इसका आंसर है। आपको ये भी पता होता कि ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट आइलैंड है, इनलैंड आइलैंड है। फिर वो पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के इनलैंड आइलैंड कौन से हैं और नॉर्मल आइलैंड्स किसको बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिस्क ऑफ गैस इरप्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था हाई अमाउंट ऑफ मीथेन एंड CO2 कंसंट्रेशन यहाँ प्रेजेंट है, जो कि देयर इज अ रिस्क ऑफ लिम्निक इरप्शन। लिम्निक इरप्शन का मतलब समझ रहे हैं आप? सडन गैस रिलीज हो सकती है, और जिसकी वजह से कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो सकती है। देखो ये है M23 ग्रुप, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं लोग, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, बट यस दिस इज ऑल व्हाट नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू, ठीक है। एंड यहाँ है रवांडा, यहाँ रवांडा, ठीक है, इसके पास में ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं युगांडा के जस्ट नीचे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं DRC। भाई साहब, मिनरल्स भूल गए हैं क्या आप? चाइना ने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स अगर कहीं से निकाले हैं तो यहीं से एक्सटेंड करें। तो DRC जो है वो घर है क्रिटिकल मिनरल्स का। तो M23 रेबल ग्रुप जो है सीज कर लिया गोमा इन जनवरी 2025, कॉजिंग चाओस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। नाउ अमृतपाल सिंह मूव्स टू द हाई कोर्ट टू अटेंड द पार्लियामेंट एमिड द डिटेंशन। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या हुआ है, क्या हुआ है, सुन समझिए एक बार। अमृतपाल सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं खादूर साहिब, ठीक है। हैज़ अप्रोच द पंजाब एंड रिसेंटली जेल में, आपको पता होगा। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गई, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये गए, एंड सीकिंग परमिशन टू अटेंड द ऑन गोइंग लोकसभा सेशन को लेने के लिए बात करी। हालांकि ये इनकी जो दलील थी वो खारिज कर दी गई। आपको पता है 60 दिन तक 60 डेज तक अगर कोई भी मेंबर जो है ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग, द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हाउस डायरेक्टली वेकेंट कर देगा या वोटिंग होगी? तो आपको पता होना चाहिए वोटिंग होती है पहले ही, फिर वेकेंट किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 101 क्लॉज 4, ठीक है। आर्टिकल 101 ऑफ क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये पेपर में आ सकता है। कहाँ पर है रिसेंटली? डिब्रूगढ़ आपका कहाँ पर है? आसाम में, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ जेल में है आसाम के अंदर, अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA का एक्ट लगा हुआ है। आई थिंक होम मिनिस्ट्री इसको लगाती है, शायद होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको लगाता है। तो NSA एक्ट के तहत इनको अंदर डाला गया है, ठीक है, सिंस अप्रैल 2023, एंड अभी तक इनको हटाया नहीं गया उनकी सीट से। रीजन क्या है? रीजन देखो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अगर या तो आप मेडिकल लीव पर हो या आप कोई लीगल इशू के चक्कर में फंसे हुए हो, तो इन दैट कंडीशन आपकी सीट को खाली नहीं किया जाएगा, या आपको इम्यूनिटी मिलती है। नाउ डेस्पाइट विनिंग इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है, ये जीत भी गए अपने इलेक्शंस को, है ना, जेल से ही। हिज अटेंडेंस इन पार्लियामेंट इज ओनली 2% है, अकॉर्डिंग टू द PRS, यानी कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च डाटा, जो भी डाटा वहाँ प्रेजेंट है उसके तहत में। नाउ प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस रिटेन, मतलब वही आपको मैं बता रहा हूँ कि इनकी सीट को वेकेंट कर देना चाहिए एज पर द आर्टिकल 101 क्लॉज 4, अगर इनका लीगल इशू ना होता तो, कोई और इशू होता तो। रूल क्या है? रूल यही है कि मान लीजिए अगर हाउस प्रोरोग है, हाउस की मीटिंग प्रोरोग कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है फॉर अ सस्टेन पीरियड, तो उस केस में वो डेज काउंट नहीं होंगे। अगर कोई भी हाउस 4 दिन से ज़्यादा एडजॉर्न है, लगातार 4 दिन या उससे ज़्यादा एडजॉर्न है, तब भी 60 डेज की लिमिट काउंट नहीं होती है। और अमृतपाल सिंह ने सिर्फ एक सिटिंग करी है, ठीक है, जुलाई 2024 में। सिंस देन ही वॉज मिस्ड नियरली 50 सिटिंग्स ड्यू टू डिटेंशन, and if his absence reaches 60 consecutively sitting, his seat could be at risk being declared as vacant. But मेरे को लगता है शायद ही वो सीट उनकी वैकेंट होगी। रीज़न क्या है?
रीज़न है, एक रीज़न, एक प्रोविज़न, एक प्रावधान हमारे संविधान में है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है, और वो ये है कि किस तरीके से कॉमन रीजंस, यानी कि मान लीजिए इलनेस यानी कि बीमारी की कंडीशन में, सेल्फ और फैमिली मेंबर की में, और लीगल ट्रबल्स में, इस केस में कोई भी मतलब ट्रायल्स पे जाना हो सकता है, कोर्ट पर तारीख पे जाना पड़ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस केस में आपको लीगल इम्यूनिटी मिलती है, आपकी सीट को वैकेंट नहीं किया जाएगा। दिस इज ऑल बीइंग हैपन देयर, एंड होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा सीरियस इशू है कि इन मोस्ट केसेस परमिशन जो है वो जल्द आसानी से मिल जाती है, कुछ सीरियस इशूज होते हैं वहीं पर नहीं मिलती है, बट यहाँ पर इनको खिलाफ एनएसए लगाया गया, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, इसीलिए इनको चीज़ें नहीं लग रही हैं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल विद यू, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल विद यू, मतलब यू नो यू हैव टू बी लाइक वेरी सेफ एंड सिक्योर योरसेल्फ। बहुत सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, तब आप सेफ एंड सिक्योर रह। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, ठीक है, और उसको समझते हैं। अब ये बड़ा प्यारा आर्टिकल है और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये है आपका नॉर्दर्न वाइट राइनो इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन with only 2 surviving individuals in the world, both which are the female. Now the most important factor is that कि इनकी जो जनसंख्या बची है उसमें सिर्फ 2 लोग बचे हैं, दो राइनोज बचे हैं, 2 गैंडे बचे हैं, और वो भी एक्चुअल में फीमेल्स हैं। अब सोचो आप, फीमेल्स सिर्फ 2 बची हैं, दोनों की दोनों आपकी फीमेल्स हैं। नाउ अब खैर जो आपकी IVF टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करके साइंटिस्ट ने कोशिश करी है कि 36 एम्ब्रियोज तैयार करें जिनको किसी और के अंदर एक्चुअली इम्प्लांट किया जाएगा। तो जो सरोगेसी होती है, सुरोगेसी जो होती है उसके थ्रू यहाँ पर होगा, पोटेंशियल रिवाइविंग द सब स्पीसीज। नाउ होपफुली ये दोनों सर्वाइव कर पाएँ, बच पाएँ, बिकॉज यू नो दैट कि आज की डेट में स्पीसीज यानी कि बायोडाइवर्सिटी का होना, बायोडाइवर्सिटी का इतने बड़े लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, उनको सर्वाइव कर पाना, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल व्हाट नाउ द वाइट राइनोसोरस, ठीक है, जिसे हम बेसिकली ये बोल रहे हैं, ठीक है, कैथरियोथ्रिज्म सीमम, ठीक है, इज वन ऑफ द 5 राइनो स्पीसीज। टोटल 5 राइनो स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो पाई जाती हैं। डेस्पाइट इट्स नेम इट इज़ नॉट एक्चुअली वाइट, अपने नाम की तरह प्रॉपर तरीके से वाइट नहीं है। द नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन्स, अफ्रीका में पाए जाते थे, तो उनका नाम वीट था, वीट, क्योंकि इनका थोड़ा मुंह जो होता है ना बड़ा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, इसलिए इनको वीट रखा गया। वीट मतलब वाइट मतलब WIET, वाइट या वीट बोलते हैं इसको, इसका मतलब वाइट यानी कि चौड़ा, उसी से नाम रखा गया इनका वाइट राइनोज, ठीक है। नाउ रेफरिंग टू इट्स ब्रॉड स्क्वायर शेप्ड माउथ अडेप्टिंग फॉर द ग्रेजिंग सॉरी, वाइट राइनोज आई डिवाइडेड इंटू 2 सब स्पीसीज में डिवाइडेड है ये। एक तो सदर्न वाइट राइनोज है, ठीक है, और एक है आपके नदन वाइट राइनोज। सदर्न वाइट राइनोज जो है ये तो अभी मतलब नियर थ्रेटेंड है, मतलब अभी इनकी स्पीसीज अच्छी खासी हैं। साउथ अमेरिका में स्मॉलर पॉपुलेशन जो है नाम्बिया में, केनिया में, जिम्बाब्वे में है, तो अच्छे खासे प्रेजेंट हैं ये, इतना अभी इनको खतरा नहीं है। बट ये तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, संख्या में सिर्फ 2 बचे हैं। अब दोनों को कोशिश की जा रही है और दोनों के दोनों OI पे जितना कंट्रोवर्सी इन केनिया, मतलब अब बेसिकली इनको कोशिश की जा रही है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको बचाया जाए। बट देखिए कुछ ही टाइम तक की बात है, पता नहीं कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर पाएंगे, बट जो इनके एम्ब्रियोज तैयार करे गए इनसे इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर। अब ये देखो यहाँ पर डबल हॉर्न दिख रहा है आपको, डबल हॉर्न इनका प्रेजेंट होता है। हैबिटेट ऑफ वाइट राइनोज प्रेफर ग्रासलैंड्स एंड द सवानास, ठीक है, ग्रासलैंड और सवानास वाले एरिया जो है यहाँ पर ये प्रेफर करते हैं। फाउंड इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रास प्लेन्स अक्रॉस द अफ्रीका। Southern white rhinos are the distributed in the South Africa, Namibia, Kenya and the Zimbabwe. ये Northern white rhinos के बारे में था, ये Southern white rhinos के बारे में था। Last remaining Northern white rhinos are under the human care in the Kenya. तो अभी भी ह्यूमन केयर के अंडर में ये वहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि इनको प्रोटेक्ट करना। अब देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ ये जितने भी राइनोज हैं ना, ये जितने भी राइनोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, और साथ साथ रोल प्ले करते हैं ह्यूमन साइकिल, मतलब साइकिल में, जो एक एनिमल साइकिल है उस साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जितनी भी इनकी साइकिल है उस साइकिल में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। रीज़न देखिए, आज जितनी भी, आज अगर मैं प्लांट्स को हटा दूँ, आज मैं अगर एनिमल्स को हटा दूँ, तो जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट स्पीसीज़ है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है।
ह्यूमन बीइंग क्या सर्वाइव कर पाएंगे? ह्यूमन बीइंग क्या सर्वाइव कर पाएंगे? ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम। सो अगर इनको सर्वाइव करना है तो इनको प्लांट और एनिमल दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए आज आज पेड़ काटे जा रहे हैं, आज प्लांट काटे जा रहे हैं, प्लांट काटे जा रहे हैं, प्लांट को फाड़ फाड़ के बेसिकली आपको पता होगा पेपर बनाया जाता था पहले, बट अब नई टेक्नोलॉजी आई है, रॉक से पेपर बन रहा है। और ये पेपर जो है पानी के अंदर भी सस्टेनेबल है। आप खुद सोचिए ना, अगर रॉक से पेपर बन रहा है और पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर सस्टेन कर पा रहा है तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही चीजें ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि प्लांट्स को सेव करना बहुत जरूरी है, ट्रीज को सेव करना बहुत जरूरी है, पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर नहीं बताएंगे तो दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग, दिन प्रतिदिन फ्लड और उसके साथ साथ ना जाने कितने ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जिससे ह्यूमन स्पीसीज को गुजरना पड़ेगा। तो अगर नेचुरल डिजास्टर से बचना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। आई होप गाइज आपको ये आर्टिकल है, सारे के सारे आर्टिकल बड़े प्यारे तरीके से समझ आए होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सारी वीडियो में दिखा चुका हूँ, सारी टॉपिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। बाकी अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, जय हिंद।